नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हमारी जो क्लास है वो काफ़ी लंबे समय से बीच में बंद थी। उसकी एक सबसे बड़ी वजह तेज़ गर्मी राजस्थान है, और राजस्थान में भी अपने चित्तौड़ एरिया में अभी सबसे ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। दूसरा, हम अभी लंबे समय से ब्याह शादी का माहौल चल रहा है, जीमने चल रहे हैं, तो जीमने में व्यस्त है। हमारे टेक्निकल स्टाफ जो है वो भी जीमने में व्यस्त है। इस वजह से हम लंबे समय के बाद क्लास में आए हैं। और हमारी जो क्लास थी, इससे पहले हमने यूट्यूब पर एक क्लास अपलोड हो चुकी है महाराणा लाखा की, लेकिन बीच वाली एक क्लास है जो थोड़े लंबे समय के बाद में हम ले रहे हैं, तो वो अब अपलोड होगी। हमारा जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महाराणा हमीर के बारे में बात करेंगे हम। महाराणा हमीर जो शासन पीरियड मैंने लिख रखा है 1326 से 1364। और दूसरा, सीधा मैं कहूँ कि महाराणा हमीर के बारे में हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इनका कोई ज़्यादा ऐसा कोई इतिहास रहा नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ेंगे? एक तो मैं कहूँ कि एग्जैक्टली ये ऐसा जो टॉपिक है ना, इससे आप पूरा जो मेवाड़ का इतिहास है उसका एक विभाजन होता है। वो विभाजन जो आपके समझ में आ पाए अच्छे से, वो अगर इस क्लास से समझ लिया जाए तो मेरे हिसाब से मेवाड़ का ही नहीं, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन जो है हिस्ट्री का, वो यही महाराणा हमीर से है। एक वजह, अब मैंने आपको इससे पहले महाराणा हमीर से पहले एक क्लास है महाराणा लाखा की, वो इनके बाद वाली क्लास है। बीच में थोड़ा किसी टेक्निकली इश्यू की वजह से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, लेकिन सीधी बात तो ये है कि इससे पहले वाली जो क्लास है वो रावल रतन सिंह की। अब आप मेरे शब्द पर गौर करना कि मैंने बोला है रावल रतन सिंह, और यहाँ पर मैंने शब्द लिख रखा है महाराणा हमीर। एक तो कंफ्यूजन सीधा सीधा है कि यार रावल रतन सिंह और बाद वाला राजा जो हम पढ़ रहे हैं वो महाराणा, तो रावल और महाराणा क्या है? एक तो चीज़ यहाँ से इस टॉपिक से हमें ये समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा क्या है कि दूसरा मैंने अभी बोला है कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन, डिवीजन जो है वो यहाँ से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज़ें पीछे से रिवाइंड करूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था कि कर्नल जेम्स टोड और ये कहते हैं कि जो ये गुहिल वंश है इसकी 24 शाखाएँ हैं। तो वो 24 शाखाएँ, उनमें मैंने आपको अलग अलग जगहें, महाराष्ट्र बताया था, मैंने नेपाल बताया था, मैंने आपको कल्याणपुर जो गुजरात में कोई जगह पड़ती है वो बताया था, इधर अपने डूंगरपुर वाले, और इधर सारी जो अलग अलग 24 शाखाएं बताई थी। उन शाखाओं में जो मैंने महाराष्ट्र, नेपाल ये बताई थी, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो शाखाएं कहाँ कहाँ, मतलब जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं उनके बारे में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो वैसे तो ये टॉपिक में हमें पढ़ना तो है इतिहास, तो इतिहास की तो 4 लाइनें हैं जो मैं सबसे आपको लास्ट में समझा दूंगा। अभी जो अपने समझने की चीज़ है कि कैसे, तो हम महाराणा पढ़ रहे हैं, जो आगे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा पढ़ेंगे, तो वो कैसे महाराणा है। इससे पहले हमने पढ़ा रावल रतन सिंह, या तो ये रावल क्या था, महाराणा क्या है, तो ये इनके जो आगे लग रहे, पीछे महाराणा लग रहा है, किसी का महाराणा लग रहा है, रावल लग रहा है, तो कैसे लग रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो मैं आपको सीधी सी कहानी सुनाता हूँ कि महाराणा हमीर जो है ना, इससे पहले की, एक तो हमने रतन सिंह जी के बारे में पढ़ा था, रावल रतन सिंह जी जो अलाउद्दीन आक्रमण करता है 1303 वाली कहानी पूरी इससे पहले वाली क्लास में। अब मैं आपको सीधी एक कहानी बताऊं कि इतिहास कहता है कि गुहिल वंश में कोई कर्ण सिंह या रण सिंह, मैं जो नाम बता रहा हूं उसको रण सिंह भी बोलते थे या कर्ण सिंह भी, रण सिंह है या इसी को कोई कर्ण सिंह भी लिखते हैं। तो इतिहास में वैसे तो सारी चीजें उलझी पड़ी हुई है। इस नाम का कोई राजा था, रण सिंह या कर्ण सिंह नाम का कोई राजा था गुहिल वंश में, ठीक है। इस राजा के 2 पुत्र थे, रण सिंह या हम कर्ण सिंह बोले, तो कर्ण सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। उन 2 पुत्रों में से बड़ा वाला जो पुत्र था उसका नाम था शेम सिंह, और जो छोटे वाला पुत्र था उसका नाम था राहप। ये कहानी मैं इससे पीछे ले जा रहा हूं, आप महाराणा हमीर में मत पढ़ना। मैं बता रहा हूं गुहिल वंश में कोई एक राजा हुआ था जो रावल रतन सिंह, और ये है ना, इनसे पहले भी कई साल पहले की बता रहा हूं, जो बप्पा रावल के बाद में ऐसा कोई राजा हुआ था रण सिंह या कर्ण सिंह। उसके कोई 2 पुत्र थे, कहते हैं कि उसके कोई 2 पुत्र थे। बड़े वाला पुत्र का जो नाम था वो था शेम सिंह, ये बड़ा पुत्र था, राहप ये छोटा पुत्र था। हम जानते हैं, आप सब भी जानते हैं कि इतिहास में जो वैसे तो ये जो राजा वाला सिस्टम है कि राजा के बाद जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा, तो राजा का पुत्र बनेगा। अब राजा के 1-2 पुत्र होते नहीं थे, कई सारे पुत्र हुआ करते थे, तो उसमें भी जो योग्य और बड़ा होगा वो बनेगा। यहाँ पर भी सेम हुआ। जो रण सिंह या कर्ण सिंह था वो चित्तौड़ का राजा था,
तो बाद में चित्तौड़ का राजा कौन बना? श्याम सिंह बना। श्याम सिंह बन गया चित्तौड़ का राजा। अब जब श्याम सिंह चित्तौड़ का राजा बन रहा है तो राहब कहां जाए? तो राहब को उस समय ठिकाना दिया गया था सिसोदा। सिसोदा का क्या दिया गया? ठिकाना, जागीरदार बनाया गया सिसोदा का। सिसोदा कहां पर है जगह एग्जैक्टली? तो आज राजसमंद में है ये। सिसोदा कहां पर है? राजसमंद में। रण सिंह या कर्ण सिंह नाम का कोई राजा होता है मेवाड़ में, और उसके दो पुत्र हैं, श्याम सिंह और राहब। उसमें जो श्याम सिंह बनता है चित्तौड़ का राजा, और राहब बनता है, राहब को जागीर दी जाती है कहाँ की? तो अपने राजसमंद की, सिसोदा राजसमंद की। एक चीज तो कि अब जब ये श्याम सिंह यहाँ का राजा बना ना, तो यहाँ से हम सबसे बड़ा मतलब इतिहास का सबसे बड़ा जो अभी मैंने बताया ना रावल और महाराणा, वो यहीं से शुरू होता है कि जो श्याम सिंह जो चित्तौड़ का राजा बना, उसने अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया था रावल। यहीं से इसके बाद में जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया? रावल। रावल, रावल नाम लगाना शुरू कर दिया था। इधर सिसोदा में जो अपने राहब है, ये राहब, इसके बाद वाले जितने भी, ये सिसोदा का सामंत बना, इसने अपने इसके नाम के आगे इसने उपाधि धारण की थी महाराणा। राणा या महाराणा कहते हैं इसे, राणा भी बोलते हैं, राणा या महाराणा, ये उपाधि धारण की थी, ये उपाधि है इनकी। अब एक तो ये कि इसके बाद में जितने भी राजा हुए, किधर चित्तौड़ में जो भी राजा होंगे वो क्या लगाएंगे अपने नाम के आगे? रावल। सिसोदा में जो भी सामंत होगा वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? महाराणा। ये कहानी हो गई, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब इस जो रावल शाखा का अंतिम शासक है कि भाई ये जो रावल चलते आ रहे श्याम सिंह से, श्याम सिंह के बाद में सबने रावल लगाना शुरू किया। श्याम सिंह के बाद कोई राजा हुआ, फिर वो रावल, फिर वो रावल, ऐसे करते करते रतन सिंह आए, जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में कि रावल रतन सिंह। तो मैंने आपको शायद बताया नहीं, लेकिन रावल रतन सिंह जो है ना, वो अंतिम शासक थे इस शाखा के, जिनके नाम के आगे क्या लगता है? रावल। तो रावल रतन सिंह के बाद में किसी भी राजा के नाम के आगे रावल नहीं लगा। क्यों नहीं लगा वो हम पढ़ेंगे। और इधर महाराणा शाखा में कौन प्रथम राजा है? तो वो इधर लिख रखा है मैंने, महाराणा हमीर, अपना जो टॉपिक है। ये महाराणा शाखा का चित्तौड़ में प्रथम राजा जो है वो कौन है? हमीर है। अब ये पूरी कहानी हम यहां तक आपके समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे रावल बने और कौन महाराणा बने। सिसोदा वाले महाराणा कहलाए, चित्तौड़गढ़ में जो श्याम सिंह के बाद वाले राजा थे वो रावल कहलाए। अब हम थोड़ी कहानी को मैं वापस इससे थोड़ी आगे लेता हूं कि ये कर्ण सिंह रण सिंह वाली थी। अब हम रावल रतन सिंह पर आते हैं कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, रावल रतन सिंह जो हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह ने केसरिया किया था। तो हम पढ़ते हैं, रतन सिंह के समय क्या होता है कि एक तो रतन सिंह के एक भाई और था। रतन सिंह के भाई का नाम था, रावल रतन सिंह के भाई का नाम था कुंभकर्ण। ये वो महाभारत अपने रामायण वाला कुंभकर्ण नहीं है, इसका नाम कुंभकर्ण है, बाकी सोता नहीं था ये इतना। तो जो कुंभकर्ण है किसका भाई है? रावल रतन सिंह का। रावल रतन सिंह का भाई है। मैंने अभी बताया था कि राजा का बड़ा पुत्र जो योग्य है वो क्या बनेगा? राजा। कुंभकर्ण छोटा था, रावल रतन सिंह चित्तौड़ के राजा बनते हैं। तो कुंभकर्ण कहाँ जाए? तो कुंभकर्ण यहां से चला जाता है नेपाल, और नेपाल में महाराणा शाखा से वो क्या शुरू करता है? गुहिल वंश की स्थापना करता है, और वहीं पर अपना राजपाट बनाता है। और कहते हैं कि 2008-7 तक, मतलब 6-7 तक वहां पर लोकतंत्र आया नहीं था नेपाल में। तो 6-7 तक 2007 तक लगभग ये जो महाराणा शाखा, या मैं कहूं कि गुहिल वंश का जो अधिकार था कहां पर था? नेपाल में। अब मैंने आपको फिर बता रहा हूं, अभी वाली थोड़ी देर पहले बताया था कि एक शाखा जो नेपाल में, कोई गुहिल वंश की 24 शाखा में से एक कोई नेपाल में है। नेपाल में कौन लेके गया था? तो कुंभकर्ण लेके गया था। ये भी आपको याद रखना है, केवल याद रखने की चीजें, लिखोगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
अब रावल रतन सिंह के समय और क्या हुआ था, मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, केसरिया किया था। अब एक कहानी है कि ये जो रावल रतन सिंह था वो अंतिम शासक था किसका, रावल शाखा का, अंतिम शासक रावल शाखा का। तो फिर कहां से आया ये महाराणा हमीर चित्तौड़ में, जबकि हमने तो पढ़ा है कि खिजर खां अलाउद्दीन चित्तौड़ पर कब्जा करता है, अपने पुत्र के नाम पर इसका नाम खिजराबाद करता है और अपने पुत्र को ही यहाँ का राजा बनाकर चला जाता है। फिर हम पढ़ते हैं कि वो खिजर खां जो था वो यहाँ पर 1312 तक रुका था और फिर वो यहाँ से मालदेव सोनगरा, जिसे मुछला मालदेव मैंने बताया था, उसको चित्तौड़ सौंपकर वो भी यहाँ से चला जाता है। अब जब वो मुछला मालदेव के पास था जो कि एक चौहान राजा है, तो फिर चित्तौड़ में ये महाराणा शाखा से महाराणा हमीर कहाँ से आ गया, ये एक कहानी है जिसे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था कौन, रतन सिंह। और महाराणा शाखा का ये भी आप लिख लेना, महाराणा शाखा का अंतिम शासक, प्रथम शासक, अंतिम क्या याद रह रहा है, प्रथम शासक कौन है, हमीर। ये दो लाइनें हैं जो थोड़ी सबसे बड़ी काम की है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वैसे तो छोटे कोई क्वेश्चन पूछना हो ऐसे पूछ लिया जाए तो पूछ भी लिया जाता है। पहले पूछा हुआ है कि रावल शाखा का मेवाड़ में अंतिम शासक कौन था, तो वो रतन सिंह था, और हमीर प्रथम शासक है किस शाखा का, महाराणा शाखा का। अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार महाराणा हमीर चित्तौड़ का राजा बनता है, किस प्रकार वो, ऐसी पूरी कहानी है कि भाई वो खिजर खां के पास से मुछला मालदेव के पास चित्तौड़ गया तो फिर इनके पास कैसा आया। तो इसके लिए हमें वापस थोड़ा रतन सिंह में ही जाना पड़ेगा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय की कहानी सुननी होगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था ना, तब अलाउद्दीन के आक्रमण के समय एडीके के 1300 का आक्रमण हुआ था ना, अलाउद्दीन खिलजी, एडीके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी 1303 में आक्रमण किया था ना, तब केसरिया किया था ना। अब मैंने एक फर्स्ट में बताया था कि सिसोदा में कौन है, मेवाड़ के ही सामंत है। राहब नाम का जो था वो छोटा भाई था कर्ण सिंह, अपने श्याम सिंह का, वो वहां पर सिसोदा में सामंत था। तो अब वो सारे ही सामंत किसके हैं, मेवाड़ के राजाओं के। तो जब वो सामंत उधर चल ही रहा है सिसोदा का, इधर राजा बनते आ रहे, श्याम सिंह के बाद में इधर राजा आया रतन सिंह, उधर श्याम सिंह के बाद में इधर तो राजा रतन सिंह आ गया, और इधर सिसोदा में सामंत कौन आ गया, लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह है, सिसोदा में सामंत आ गया, ये सिसोदा, ये चित्तौड़। रतन सिंह चित्तौड़ का राजा, लक्ष्मण सिंह सामंत है कहाँ का, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। कोई भी राजा हो, उसके जितने भी जागीरदार हैं, जितने भी उसके सामंत हैं, जो भी है, वो सारे उसके जितने भी ठिकाने हैं, जहाँ जहाँ पर उसके पूरा वर्चस्व है, वहाँ पर उसकी सेना है, उसके नीचे अंडर ही काम कर रहे हैं ठिकानेदार। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन आक्रमण कर रहा है, तो रतन सिंह ने अपने सामंत को बोला कि भाई अपने क्या है, ये लक्ष्मण सिंह को मैसेज किया कि भाई अपने इधर आक्रमण हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया है और अपनी सेना लेकर आओ हमारी मदद के लिए। 1303 में रतन सिंह के साथ समय लक्ष्मण सिंह जो अपने सिसोदा का सामंत है, वो अपनी सेना लेकर और आता है कहाँ पर, चित्तौड़ में। कहते हैं लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे 8 या इससे ज्यादा पुत्र थे, लेकिन इस जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी वाला जो आक्रमण हुआ था ना, इसमें लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ केसरिया करता है रतन सिंह के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय केसरिया करता है अपने 7 पुत्रों के साथ, 7 पुत्रों के साथ क्या कर लिया, केसरिया। केसरिया किया लक्ष्मण सिंह ने रतन सिंह के साथ में। इधर रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, लक्ष्मण सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए, और इनके 7 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ में रावल शाखा का तो कोई बचा ही नहीं, उधर महाराणा शाखा के भी 7 तो पुत्र उसके, और खुद लक्ष्मण सिंह शहीद हो चुका है। अब
इन 7 पुत्रों की एक कहानी है, छोटी सी रिवाइंड कर रहा हूं मैं वापस। स्टोरी बैक में है कि हम थोड़ी सी यशोदा के बारे में बात करेंगे कि भाई लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। थोड़ी सी कहानी को बैक करके वापस यहीं पर आएंगे कि लक्ष्मण सिंह के जो 7 पुत्र थे ना, इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था अरि सिंह। अरि सिंह, सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? अरि सिंह। अगर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण नहीं होता, ये लोग वहां पर शहीद नहीं होते या वीरगति को प्राप्त नहीं होते, तो सिसोदा का लक्ष्मण सिंह के बाद में सामंत कौन बनता? अरि सिंह। लेकिन अरि सिंह खुद यहां पर आया, अन्य 6 भाई और साथ में आए, और सारों का यहां पर क्या आ गए? काम आ गए युद्ध में, और लक्ष्मण सिंह खुद काम आ ही गया। अब लक्ष्मण सिंह के कहते हैं कि ये जो अरि सिंह सबसे बड़ा पुत्र था ना, इसने उधर सिसोदा में ही, कोई कहते हैं कि सिसोदा में कभी इसने शिकार विकार पर घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर कोई लड़की वड़की इसे देखी इसने, वो थोड़ी तेज तर्राट लड़की थी, इसके किसी दोस्त ने उसको कुछ बोल दिया था, जिस वजह से उस लड़की को गुस्सा आया, और कहते हैं कि लड़की ने इनके जो साथ में कोई सेनापति या सेना वेना दोस्त कोई था, जिसको घोड़े समेत नीचे गिरा दिया। इस चीज को देखकर अरि सिंह हो गए इम्प्रेस, और उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की गरीब परिवार से थी, विवाह करने के लिए उसके परिवार को लगा कि यार सामंत का पुत्र है, विवाह राजकुमार है, वो तो विवाह के लिए बोल रहा है, वो कैसे मना कर सकते हैं? विवाह कर दिया। लेकिन अरि सिंह ने इस बारे में अपने राज्य में ना तो अपने पिताजी को बताया, ना अन्य किसी भाई को बताया कि मैंने उधर शादी कर ली। कि कुल मिला के यह कह सकते हैं कि इसने गुप्त विवाह कर लिया था। अब वो विवाह तो कर लिया, उस विवाह से इसको एक पुत्र भी हो चुका था। विवाह के बाद इसको एक पुत्र भी हो चुका था, और उस पुत्र का जो नाम है वो ये है, हमीर। वापस मैं कहानी में इधर लेके आता हूं। आप बस ये याद रखना कि हमीर, अरि सिंह सबसे बड़ा पुत्र था लक्ष्मण सिंह का, जिसने कोई गुप्त विवाह किया था, जिसके एक पुत्र हो रखा था, उसका नाम था हमीर। और ये इधर फिर बाद में युद्ध करने आए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो लक्ष्मण सिंह जी और उसके 7 पुत्र, जिसमें अरि सिंह खुद शहीद हो चुके। अब सिसोदा में भी सामंत चाहिए, चित्तौड़ में तो वैसे भी कब्जा किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का। उसने यहाँ पर अपने पुत्र को रख दिया, लेकिन सिसोदा में तो उसने कब्जा नहीं किया ना, तो सिसोदा में कौन सामंत बनेगा? तो सिसोदा में इसका सबसे छोटा पुत्र जो था ना, इसका एक छोटा पुत्र और बच रहा था, जिसका नाम था अजय सिंह। अजय सिंह है, ये अजय सिंह है, सिसोदा का सामंत बनता है अगला। थोड़ा बहुत आपके समझ में आ गया होगा कि रतन सिंह के समय आक्रमण हुआ, सिसोदा के सामंत आए, अपने 7 पुत्रों के साथ आए, उसमें सबसे बड़ा पुत्र अरि सिंह। अरि सिंह के बारे में कहते हैं कि इसने पहले कोई गुप्त विवाह किया था, उससे इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ था, हमीर उसका नाम था। अब ये सारे इधर वीरगति को प्राप्त हो गए, तो बचा कौन? लक्ष्मण सिंह का एक पुत्र बच रहा था, अजय सिंह। और अजय सिंह वहां पर सिसोदा में सामंत बन गया, इधर चित्तौड़ इनके कब्जे में हो ही गया था खिजर खान के। तो अब थोड़ा सा मैं इधर लेकर आता हूं कि अजय सिंह को जब वो सामंत बनता है, ये युद्ध हो गए, उसको भी पता चल गया कि पिताजी और उधर भाई भाई शहीद हो गए, चित्तौड़ पर उनका अधिकार हो गया, इधर वो सामंत बन गया। तो साल 6 महीने बाद उसको 6 महीने साल भर बाद उसको पता चला कि यार मेरे भैया ने कोई गुप्त विवाह किया था, और किसी ने बोला कि यार तुम्हारे भाई का एक पुत्र है, उसने ऐसा शादी कर ली थी। किसी को तो बताई होगा ना, हरि सिंह जी ने भी। इतना भी गुप्त नहीं था विवाह, किसी ना किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बताया होगा। तो बाद में पता चला अजय सिंह को कि यार मेरे बड़े भाई हरि सिंह जी थे, जिन्होंने कोई गुप्त विवाह किया था, और उससे उनको एक पुत्र भी है, और वो तो मर गए, मतलब वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके पुत्र और मेरे भाभी तो उधर ही दुख वाली जिंदगी काट रहे हैं। वो एक तो किसी को पता नहीं, और वो खुद आके बोल नहीं सकता कि मैं हरि सिंह की पत्नी हूँ, कौन माने। इसलिए फिर जब अजय सिंह को पता चला, तो अजय सिंह वहां पर जाता है और वो माफी मांगता है। सबसे पहले तो अपने भाभी से कहता है कि भाभी जी हमें माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपने भैया ने आपसे शादी की, आपके पुत्र हैं, और आप एक तो ऑलरेडी वो उधर वीरगति को प्राप्त हो गए, आप विधवा हो गए, और आप इधर ऐसे नर्क जैसा जीवन जी रहे हो, आप जबकि राज परिवार से बिलोंग करते हो। तो उसने कहा कि यार अब इतना तो तू ही क्यों इमोशनल हो रहा है, अगर इतना ही इमोशनल है तो फिर ले ले हमें भी राज परिवार में। तो कहते हैं कि अजय सिंह जी उनसे रिक्वेस्ट करके उनको राज परिवार में लेके आ जाते हैं, हमीर को भी लेके आ जाते हैं। इस समय अजय सिंह के भी एक पुत्र हुआ करता, अजय सिंह के भी छोटा पुत्र था, जिसका नाम था सज्जन सिंह। सज्जन सिंह पुत्र है किसका? अजय सिंह का।
हमीर और उसकी पत्नी को लेकर आता है कौन? अजय सिंह। अपनी भाभी को रिक्वेस्ट करके लेकर आया। वो राज परिवार में रह रहे। अरे सिंह मतलब अजय सिंह का जो पुत्र है सज्जन सिंह और हमीर दोनों ही साथ में ही रहते, छोटे हैं दोनों ही साथ में ही रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, बड़े हो गए थोड़े। जब ये बड़े हुए तो एक दिन कहते हैं कि राजसमंद वही अपने सिसोदा, ये जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, उधर जनजातियां रहती है और आए दिन जनजातियां उपद्रव मचाती थी। किसी एक जनजाति ने उस समय उपद्रव मचाया था, तो जो अजय सिंह था वो अपने पुत्र सज्जन सिंह को कहता है कि जाओ और इस उपद्रव को शांत करके आओ। सज्जन सिंह जाते हैं, लेकिन सज्जन सिंह से वो उपद्रव शांत नहीं होता है। वो वापस आ जाते हैं कि वो तो संख्या में ज़्यादा है, मेरे से हो नहीं पाया। तो अजय सिंह जी हमीर को भेजते हैं कि तुम जाओ और तुम वो शांत करके आओ। हमीर महान योद्धा था, गया और अच्छे ढंग से युद्ध किया, प्रजा को भी सुरक्षित रखा और कहते हैं कि इसने उस उपद्रव को भी शांत कर लिया। जनता के दिल में भी अपने प्रति एक वो ऐसा प्यार टाइप, बाहुबली टाइप का जता दिया था कि भाई अपना राजा कैसा हो तो हमीर जैसा हो, ऐसी जनता पूरी सोचने लग गई थी। दूसरा, सज्जन सिंह जब वहां पर जीत नहीं पाया, वापस आ गया था, तो अब अजय सिंह को भी लगे कि यार मैं तो बूढ़ा हो ही रहा हूँ, सामंत कौन बने अगला सिसोदा का, तो यार कि कोई ना कोई योग्य तो होना ही चाहिए। मेरा पुत्र तो ये उपद्रव को नहीं रोक पाया, जो छोटी जनजातियों का उपद्रव है इसे नहीं रोक पा रहा है, तो कल को किसी बाहरी राजा ने युद्ध कर आक्रमण कर दिया अपने ऊपर तो ये क्या ही रोक पाएगा। इसलिए उसने कहा कि नहीं, अब अगला सामंत कौन हो, तो उसने अगला सामंत बना दिया किसको? हमीर को। वो कहता है कि सिसोदा का अगला सामंत कौन होगा, तो हमीर होगा। इस बात से गुस्सा किसको आया? सज्जन सिंह को, कि यार पिताजी तो मेरे हैं और मेरे बड़े पापा के लड़के को कैसे बना सकते हैं, जबकि आप खुद सामंत हो, तो आप आपके पुत्र को बनाओ। लेकिन वो वीरता के आधार पर देखा गया, योग्यता के आधार पर देखा गया और योग्यता के आधार पर हमीर बना। इस बात से नाराज हो गए सज्जन सिंह जी और कहते हैं कि सज्जन सिंह यहां से नाराज होकर महाराष्ट्र चले जाते हैं। कहां चले गए? महाराष्ट्र। अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि जो सज्जन सिंह महाराष्ट्र गए, उन्होंने वहां पर अपना क्या बनाया? साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया कि मैं इधर ही अपना राजा बनूंगा और इधर अपना राज्य बनाऊंगा। थोड़ी थोड़ी करके इसने धीरे धीरे सेना इकट्ठी की, थोड़े थोड़े गांव करके जीतना शुरू किया। फिर ये धीरे धीरे वहां पर राजा बन गया। इससे आगे इसने उधर शादियां वादियां की, फिर इससे पीढ़ियां चलती रही। अब मैं जो नाम लिख रहा हूं वो याद रखना कि सज्जन सिंह के बाद में इधर महाराष्ट्र में और कई सारे राजा बनते गए। बाद में एक राजा है जिसे हम सब जानते हैं, शिवाजी। कहते हैं कि ये जो शिवाजी है ये भी सज्जन सिंह के वंश में ही है। सज्जन सिंह ने वहां पर अपना जो राज्य बनाया था और उनके बाद में उन्होंने शादियां की, बाद में उनके पुत्रों के पुत्र में आगे जाकर शिवाजी, संभाजी, ये सारे वीर योद्धा पैदा हुए। तो मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि पहले वाली क्लास में बताया था कि 24 जो शाखाएं गोइल वंश की, उसमें से एक नेपाल की अभी बता दिया था, कुंभकर्ण वाली। दूसरी ये महाराष्ट्र में शिवाजी जो है उनका संबंध कहीं ना कहीं मेवाड़ से है, कहीं ना कहीं गोइल वंश से। इसलिए ये शिवाजी का ये पूरा, अब मैंने इतना इंट्रोडक्शन जो दिया था वो किस वजह से दिया था? केवल ये बताने के लिए कि एक तो आपको ये पता रहे कि शिवाजी का संबंध किस प्रकार मेवाड़ से, किस प्रकार महाराणा प्रताप से। दूसरा, रावल रतन सिंह के आगे रावल क्यों लग रहा है, महाराणा हमीर के आगे महाराणा क्यों लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इधर वाला तो ये आपके समझ में आ गया। हमीर उधर राजा सामंत बन गया, कहां का? सिसोदा का। अब ये जो सज्जन सिंह था ये कहां से गया था? सिसोदा से। ये खुद कहां से? सिसोदा से। ये यहां से नाराज होकर गया था सिसोदा से। इसलिए खुद शिवाजी खुद कहते हैं कि मैं सिसोदिया वंश का हूं, मैं सिसोदिया वंश से संबंधित हूं, मैं महाराणा प्रताप से संबंधित हूं। तो वो किस प्रकार है? इस प्रकार है। सज्जन सिंह सिसोदा से था। इधर हमीर के बाद के तमाम राजाओं ने अपने आप को सिसोदिया कहना शुरू कर दिया था। तो अब हमीर का चित्तौड़ पर जाना कैसे हुआ वो थोड़ी कहानी है, आप सुन लो। कि मैंने बताया था कि खिजर खान सौंपता है किसको? खिजर खान को सौंपता है अलाउद्दीन खिलजी। खिजर खान फिर 1312 तक सौंप देता है किसको? मालदेव सोनगरा को, जो मुछला मालदेव, उसको सौंप दिया। तब तक उधर ये कहानी चल रही थी, हमीर छोटा था, बड़ा, धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब
जब हमीर बड़ा हो गया था और इधर वो सामंत बन गया था, तब कहते हैं कि इधर मालदेव सोनग्रा की भी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वो बीमार रहा, बूढ़ा हो गया था तो वो भी मर गया। मालदेव सोनग्रा के पुत्र था बनवीर सोनग्रा नाम करके कोई राजा था मालदेव सोनग्रा का। उस बनवीर सोनग्रा के ऊपर आक्रमण करता है कौन? हमीर। उसको पता चल गया था कि उधर अलाउद्दीन खिलजी और वो तो मर ही गए थे, तो उधर वो खिलजी वंश ही खत्म हो गया था, तुगलक वंश आ रहा था। इधर हमीर जो था ये थोड़ा शक्तिशाली हो ही रखा था, अपने सिसोदा में इसके पास सेना भी थी। दूसरा इधर वो मालदेव सोनग्रा वैसे भी मर गया, और उसका पुत्र बनवीर जो था वो वैसे भी ढींस ही था, ऐसा कोई ज्यादा युद्ध कर नहीं पाया। तो हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और बनवीर सोनग्रा को हराया और चित्तौड़ पर वापस अपना कब्जा कर लिया। तो हमीर ने चित्तौड़ पर अपना कब्जा किया। हमीर सिसोदा से गया था, इसलिए हमीर के बाद वाले तमाम राजा अपने आप को सिसोदिया कहते हैं। महाराणा की उपाधि धारण कर ली, क्योंकि ये यहाँ पर महाराणा उपाधि वाले ही थे। मैंने बताया था सिसोदा में महाराणा उपाधि धारण करते थे, इसलिए हम पढ़ते हैं कि रावल रतन सिंह के बाद हम हमीर पढ़ते हैं, और हमीर में जो उसके नाम के आगे टाइटल लग रहा है वो लग रहा है महाराणा। किस प्रकार हमीर के नाम के आगे महाराणा टाइटल लगता है, किस प्रकार रावल रतन सिंह के नाम के आगे रावल लगता है, किस प्रकार वो अंतिम शासक हुए रावल रतन सिंह शाखा के, किस प्रकार महाराणा हमीर प्रथम शासक हुए महाराणा शाखा के, किस प्रकार संबंध है मेवाड़ का महाराष्ट्र से या शिवाजी से, किस प्रकार अपने नेपाल का संबंध है मेवाड़ से। तो ये सारी बातें जो मैंने पहले बताई थी वो इस क्लास में हमने समझ लिए। अब एक बार में समझ में नहीं आए, दूसरी बार प्रयास करना और समझने का प्रयास करना, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम थोड़ा हमीर के बारे में जो एग्जैक्ट कहानी है कि क्या हमीर के बारे में हमें क्या पढ़ना चाहिए वो पढ़ लेते हैं। मैंने प्रयास किया है अच्छे से समझाने का, लेकिन अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो को देखना, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से एक बार में समझ में आ जाएगा। काम का भले ही मत हो, लेकिन ये थ्योरी जो है ये आपके बहुत काम आती है। तेरह सौ 26 से 1364 हमीर, ये वाली जो पूरी कहानी थी आपके समझ में आ गई। अब हमीर के बारे में हमें इतिहास में पढ़ना क्या है, एक तो वो 2 चीजें मैंने आपको बता दी, रतन सिंह अंतिम शासक रावल शाखा का, हमीर प्रथम शासक महाराणा शाखा का। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें एक तो हम पढ़ेंगे इसके विजयी अभियान कि हमीर ने क्या जीता था, क्या कौन से युद्ध किए थे। तो विजयी अभियान लिख लो, विजयी अभियान। वैसे तो कोई दो ही विजय अभियान पढ़ने हैं अपने। एक तो आपको सीधा सीधा ही पता है कि इसने सोनग्रा चौहानों को हराकर किस पर कब्जा किया था, चित्तौड़ पर। तो चित्तौड़ को विजय प्राप्त की थी, चित्तौड़ विजय। किसको हराया था, तो सोनग्रा चौहानों को। सोनग्रा चौहानों को हराया था। दूसरा, बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है सिंगोली, बांसवाड़ा में एक जगह पड़ती है सिंगोली। एक युद्ध किया था हमीर ने, सिंगोली का युद्ध। इतिहास में आगे हम एक गिंगोली का युद्ध भी पढ़ेंगे, ये सिंगोली का युद्ध है। गिंगोली और सिंगोली में थोड़ा फर्क है, याद रखना। सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में जगह पड़ती है, कहां पर, बांसवाड़ा में। ये युद्ध हुआ था हमीर तो था ही, इसके सामने था मोहम्मद बिन तुगलक। मैंने कहा था भारत में एक नई शक्ति पनप रही थी, क्योंकि खिलजी वंश खत्म हो चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक यहां पर जीत जाता है कौन, हमीर। अब आप देख लो कि हमीर के समय दिल्ली का राजा मोहम्मद बिन तुगलक, और उसको भी हरा रहा है कौन, हमीर। तो हमीर अपने आप में वैसे तो इसकी वीरता यही है। अब 2 चीज़ें तो ये आपको लिखनी है कि हमीर ने विजय अभियान में क्या क्या किया था। तो हमीर ने विजय अभियान में चित्तौड़ को प्राप्त किया था, किसको हराया था, सोनग्रा चौहानों को। और दूसरा अपने हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध किया था। अब हम एक तो ये विजय अभियान आप याद रख लेना, दूसरा मैं आपको इधर ही लिखवा देता हूं
इसके निर्माण कार्य, निर्माण क्या क्या करवाया था इसने, तो ज़्यादा तो कुछ कर याद अपने को जो बड़ा बड़ा याद रखना है वो है कि चित्तौड़ में इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में अपने एक माता देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है, तो हमीर। कौन है अन्नपूर्णा माता, तो इस अन्नपूर्णा माता को आज हम बरवड़ी माता भी कहते हैं, बरवड़ी माता भी कहते हैं। एक नाम इसका क्या है, एक नाम है इसका बरवड़ी माता। तो अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो भी हमीर। बरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो भी हमीर। आप इस प्रकार से याद करना। ये जो अन्नपूर्णा माता है ना, ये अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता, ये मेवाड़ के या गोहिल वंश के राजाओं की इष्ट देवी है। जब इन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया, इसके बाद के तमाम वाले राजाओं ने इसकी पूजा करना शुरू कर दिया था। तो अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता क्या है, मेवाड़ के राजाओं की इष्ट देवी, मेवाड़ के राजाओं की इष्ट देवी है। अब जब इष्ट देवी आपने देख लिया है तो मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ के राजाओं की जो कुल देवी है, इष्ट देवी और कुल देवी, दो देवियां ज्यादातर पूछी जाती है। इष्ट देवी कौन सी है, मेवाड़ के राजाओं की, तो अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी माता। एक आप याद रखना ना, मेवाड़ के राजाओं की कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी जो है ना मेवाड़ के राजाओं की, वो है बाण माता। कौन सी माता है, बाण माता। अब आप में से कई सारे कहेंगे सर इष्ट देवी और कुल देवी में क्या फर्क है। कुल देवी जो है और इष्ट देवी में, इनमें एक फर्क है सबसे बड़ा। ये जो कुल देवी है ना, ये मैंने आपको बताया मेवाड़ के राजाओं की कितनी शाखाएं, गोहिल वंश की 24 ही शाखाओं में, चाहे आप नेपाल में जाओ, चाहे आप महाराष्ट्र में जाओ, चाहे आप गुजरात में जाओ, कहीं पे भी जाओ, उन सबकी कुल देवी कौन सी है, तो बाण माता। वो जितने कहीं पे भी रह रहे हैं वो अपनी कुल देवी का नाम यही रखेंगे, बाण माता। भले वो मंदिर बनवाए मत बनाए, लेकिन वो जब भी याद करेंगे कुल देवी को तो वो कौन होगी, बाण माता। इष्ट देवी, नेपाल वाला जो कुंभकर्ण गया था वो वहां पर किसी अन्य देवी का मंदिर बना दिया और बाद वाले सभी राजा उसको पूजते आ रहे, वो उनकी इष्ट देवी हो गई। महाराष्ट्र वाले शिवाजी ने अपने वहां पर जिस देवी की पूजा करना शुरू कर दिया था, भवानी माता, भवानी माता हम पढ़ते हैं, जय भवानी, तो वो जो भवानी जो वो इनकी इष्ट देवी हो गई। मेवाड़ के राजाओं ने इधर अपने अन्नपूर्णा बना ली थी, उधर कल्याणपुर में किसी ने कुछ बना लिया था, तो ये इनकी, तो कोई वंश की कोई शाखा जहां रह रही है वहां पर कोई लोकल देवी को पूजना शुरू कर दिया तो वो तो उनकी इष्ट देवी हो गई। और जो एक वंश चला आ रहा है कई सालों से, उसकी हजारों शाखाएं भी है या कितनी शाखाएं हैं, वो सारी शाखाएं एक ही देवी को पूजती है, वो है उनकी कुल देवी। ये आपके समझ में आ गया होगा। अपने निर्माण कार्य और हमीर के बारे में यही था। अब हमीर के बारे में 2-3 चीजें और है, मैं आपको बता देता हूँ। उपाधियां, हमीर की उपाधियां याद रखना है आपको। हमीर की उपाधियों में से तो लगभग साल के, अगर एक साल में 4 या 5 गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें से एक एग्जाम में या 2 एग्जाम में हमीर के बारे में क्वेश्चन आएगा और उसमें से भी 99% चांस है उसके उपाधियां के बारे में पूछा जाएगा। तो आप उपाधियां पढ़े उनकी। एक तो उपाधि है अपने महाराणा कुंभाजी ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था और वहां पर उन्होंने एक प्रशस्ति लगवाई थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में जो एक उपाधि है वो है विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन क्या है, विषम घाटी पंचानन? वैसे तो एक तो ये सबसे पहले कि ये किस पे लग रही है, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या है, विषम घाटी पंचानन। क्या होता है विषम घाटी पंचानन का अर्थ? तो विषम का अर्थ, घाटी का अर्थ अलग होगा और पंचानन का अर्थ अलग होगा। विषम घाटी का मतलब होता है कठिन समय में और पंचानन का अर्थ होता है शेर के समान।
ये महाराणा कुंभा ने लिखवाई है प्रशस्ति, इसलिए महाराणा कुंभा, मैं कहूंगा कि महाराणा कुंभा कह रहे हैं किसको, महाराणा हमीर को। महाराणा हमीर के बारे में कह रहे हैं कि जो मेरे दादा, महाराणा कुंभा जी के दादाजी हैं ये, और कुंभा जी कह रहे हैं कि मेरे जो दादाजी हैं हमीर जी, वो क्या है, कठिन समय में शेर के समान खड़े होते हैं। शेर के सम्मान मतलब निर्भीक, निडर। एक महाराणा कुंभा के समय ही महाराणा कुंभा ने एक गीत गोविंद नाम की पुस्तक थी, जयदेव की, भारत की सबसे महानतम संगीत के ऊपर बनाई गई एक पुस्तक है गीत गोविंद। उसके ऊपर कुंभा जी ने एक छोटी टीका बनाई थी, रसिक प्रिया नाम था उस टीका का, रसिक प्रिया टीका है। इस टीका में इन्होंने हमीर को वीर राजा की उपाधि दी कि मेरे दादाजी क्या थे, वीर थे। कुंभा जी क्या कहते हैं कि मेरे दादाजी क्या थे, वीर थे। अब एक इनके बारे में एक उपाधि थी विषम घाटी पंचानन, दूसरी उपाधि ये वीर राजा, तीसरी उपाधि इनको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक क्या होता है, मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहते हैं? मैंने आपको पूरी कहानी पढ़ाई कि 1303 के बाद लगभग 14 से मतलब मान के चलो कम से कम 23-24 साल जो था चित्तौड़ किसके पास था, अलाउद्दीन खिलजी, खिज्जर खान और मालदेव सोनगरा के पास। मेवाड़ का कोई राजा उसके पास में नहीं था। तो अब मेवाड़, उस समय मेवाड़ दूसरों के हाथ में था, मेवाड़ को पुनः अपने हाथ में लिया और मेवाड़ का क्या किया, उद्धार। इसलिए उनको क्या कहा गया, मेवाड़ का उद्धारक। चौथी एक उपाधि है कर्नल जेम्स टॉड, इनको कहते हैं कि प्रबल हिंदू। भाई हमीर क्या था, प्रबल हिंदू था। कौन कह रहा है, कर्नल टॉड। उपाधियां मैंने बता दी, विषम घाटी पंचानन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में वीर राजा, रसिक प्रिया नाम की जयदेव की एक पुस्तक है, अपने गीत गोविंद नाम की जयदेव की पुस्तक है, उसके ऊपर महाराणा कुंभा ने कोई टीका लिखी थी जिसका नाम रसिक प्रिया था, और उस टीका के अंदर वो अपने हमीर को बताते हैं, वीर राजा की उपाधि देते हैं। दूसरा मेवाड़ का उद्धारक इनकी उपाधि है। तीसरा प्रबल हिंदू, चौथा अपने प्रबल हिंदू है, कर्नल टॉड ने इनका ये उपाधि दी थी। बड़ा सा जो अपने परीक्षा में काम का है, नहीं भी है, जो अपने पूरे हिस्ट्री समझने के काम का है, वो सारा हमने यहाँ पर पढ़ा है। मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप भी एक बार में समझ में आ जाना चाहिए 99%। अगर नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देखें, समझने का प्रयास करें, और साथ में जो चीज़ें नोट्स बनाने लायक है उनका नोट्स बना लें। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।